अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। लास्ट पीरियड में हमने सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन यानी खुद जेरगी और पार जेरगी को पढ़े थे। ओके, खुद जेरगी हमने देखी कि सेल्फ पॉलिनेशन इसीलिए उसे कहा जा रहा कि वहाँ जो जीरे है पोलन ग्रेन्स वो उसी फूल के या दूसरे फूल के कलगी पर मुंतकिल हो गए, ट्रांसफ़र हो गए, जो फूल उसी पौधे पर मौजूद है। वहाँ जीरो को पोलन ग्रेन्स को जीरेदान से निकलना है, उसी फूल के कलगी पर मुंतकिल होना है, इसीलिए उसको ऑटोगैमी भी कहा गया। तो वहाँ जीरो को मुंतकिल करने के लिए किसी चीज़ की, किसी ज़राए की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जहाँ पार जेरगी यानी क्रॉस पॉलिनेशन होगा वहाँ क्रॉस पॉलिनेशन में कोई ना कोई एजेंट्स, कोई ना कोई ज़राए की ज़रूरत होगी, क्योंकि वैसे जीरे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होंगे, क्योंकि जीरो के बारे में कहा जाता है कि वो नॉन मोटाइल है, यानी इनमें हरकत नहीं होती है। जब इनमें खुद ब खुद हरकत नहीं है तो हरकत कैसी होगी? कोई ना कोई जरिए से, कोई ना कोई एजेंट के जरिए। तो उन्हें यानी जो जीरो को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, यानी जीरेदान से निकाल कर कलगी पर ले जा रहे हैं, उन्हें पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहा जाता है, जेरगी के ज़राए कहते हैं। तो यहाँ ये जो जेरगी के ज़राए है इसे अपन देखेंगे आज इंशाअल्लाह ताला। जेरगी के ज़राए को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्सा जो इसका है वो ये है, जिसको एबायोटिक या अबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट कहा जाता है। मतलब जेरगी के वो ज़राए जो गैर हयाती है, इसीलिए इनको गैर हयाती जेरगी के ज़राए या जेरगी के गैर हयाती ज़राए ऐसा कहते हैं, जिसमें खास तौर से हवा के ज़रिए जेरगी होती है, पानी के ज़रिए जेरगी होती है। ये दो ज़राए सबसे अहम हैं। इसकी जो दूसरी टाइप है उसको बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं, यानी जेरगी के हयाती ज़राए। ये गैर हयाती है, यानी नॉन लिविंग से हो रहा है, गैर जानदारों से हो रहा है। अगर जानदारों के जरिए जेरगी होगी तो उसे बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में 3 है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों के जरिए, हशरात के जरिए, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, परिंदों के जरिए, पॉलिनेशन बाय बैट, चिमगादड़ के जरिए, स्नेल के जरिए होता है, स्नेक के जरिए होता है, बहुत सारे और दीगर एनिमल्स जो है उनके जरिए, यानी बड़े जो हैवानात है उनके जरिए भी जेरगी होती है। लेकिन आपके सिलेबस में क्योंकि ये 3 है तो इस 3 को हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ अबायोटिक या गैर हयाती जो जरिए है, इस गैर हयाती जरिए को डिटेल में देखा जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि पॉलिनेशन बाय विंड या हवा के जरिए जो जेरगी है, एक चीज़ यहाँ आपको याद रखना होगी, ये हर एक जेरगी की जो ज़राए है या ये जो किस्में हैं, जैसे पॉलिनेशन बाय विंड है, बाय वाटर है, बाय इंसेक्ट है, बाय बर्ड है, बाय बैट है, इसको एक पर्टिकुलर टर्म, एक पर्टिकुलर वर्ड इस्तेमाल होता है और उसी को एग्जाम में पूछा जाता है। पॉलिनेशन बाय विंड, इसे एनिमोफिलाए, याद रखिए क्या कहा जाता है इसको, एनिमोफिलाए। इसको एनिमोफिलाए से ही एग्जाम में पूछा जाएगा। पॉलिनेशन बाय विंड या हवा के जरिए जेरगी, इस तरह से उसको हवा के जरिए जेरगी उर्दू में ट्रांसलेशन होगा, लेकिन पॉलिनेशन बाय विंड ऐसे इंग्लिश में नहीं होगा, उसके बदले एनिमोफिलाए वहाँ पे लिखा होगा। तो आपको याद रखना होगा कि एनिमोफिलाए मतलब हवा के जरिए जेरगी या पॉलिनेशन बाय विंड। ओके, इसकी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, खासतौर से मोनोकोटिलेडॉन्स, एक दार नबातात में, जैसे ज्वार है, गेहूँ है, बाजरा है, बार्ली है, वगैरह वगैरह। कुछ जिम्नोस्पर्म प्लांट जैसे पाम ट्री वगैरह, इनमें भी जो है तो ये एनिमोफिलाए होता है। तो यहाँ एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसको नीट में पूछा जाता है, बहुत बार इसमें एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल जो है, जैसे राइस है, ज्वार है, ओट है, गेहूं है, पाम ट्री है, वगैरह वगैरह, बहुत सारे के एग्जाम्पल इसके हम लिख सकते हैं। तो यहाँ जब पॉलिनेशन जो है अगर हवा के जरिए हो रहा हो तो उसको एनिमोफिलाए कहेंगे। ये उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉलिनेशन बाय वाटर, इसको भी डिटेल में हम देखने वाले हैं कि जब हवा के जरिए जेरगी होती है तो उस पौधों में, फूलों के अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, और वो जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स के लिए एक तरह से तवाफुक, एडॉप्टेशन जिसे हम कहते हैं, एडॉप्टेशन किसे कहते हैं हमको पता होना चाहिए कि जानदारों में मौजूद वो कैरेक्टर, वो खसूसियात जो उसे उसके माहौल में जिंदा रहने के लिए या किसी अमल को करने के लिए आसानी पैदा करते हैं, ठीक है, उसको एडॉप्टेशन कहते हैं। तो
जैसे एनिमोफिलाई अगर होगा उसमें कौन से एडाप्टेशन है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर पानी के जरिए जो देगी है नेक्स्ट दूसरा टाइप, फिर हर एक के एडाप्टेशन अपन देखते चलेंगे। तो पहले इसके नाम और एग्जाम्पल ये याद रखना है हमको। तो पॉलिनेशन बाय बिल, इसको एनिमोफिलाई, ये बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। नेक्स्ट पॉलिनेशन बाय वाटर, पानी के जरिए जहाँ देगी होती है उससे पानी को हाइड्रो, ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, उसको हम कहेंगे हाइड्रोफिलाई। ओके, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, डोस्टेरा, वेलिसिनेरिया वगैरह ऐसे कई पौधे हैं। तकरीबन 30 स्पेसीज यानी पौधों की 30 नौ ऐसे पौधे हैं जिनमें ये पानी के जरिए देगी होती है। बहुत सारे पौधे ऐसे कि पानी के अंदर पाए जाते हैं लेकिन उनमें पानी के जरिए देगी नहीं होती है और किसी जराये से होती है, इंसेक्ट वगैरह के जरिए होती है। जैसे हमको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट जिसको लोटस कमल हम कहते हैं, उस कमल या कमल के अंदर होने वाली जो देगी है वो पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट है, वो जरूर पानी में है लेकिन वहाँ हाइड्रोफिलाई पानी के जरिए देगी नहीं है। तो यहाँ देगी का जो अमल है अगर पानी के जरिए हो रहा है तो हम उसे हाइड्रोफिलाई करें। मैंने इसके पहले लेक्चर में आपको कहा था कि 2 वर्ड्स बहुत बार आते रहेंगे, उसको याद रखिए। जैसे मैंने कहा था एक वर्ड ईपी और दूसरा वर्ड कहा था आपके लिए हाइपो। ओके, ईपी ऊपर के लिए लफ्ज इस्तेमाल किए थे अपने और हाइपो जो है ये नीचे के लिए लफ्ज इस्तेमाल किए थे। जैसे ईपी डर्म वगैरह वहाँ पर आया था उस वक्त मैंने आपको कहा था। तो अगर देगी मतलब पॉलिनेशन अगर पानी के ऊपर ही सतह से होता हो, ऊपर से चीज़ें, जैसे यहाँ वाटर है, यहाँ ये प्लांट है और इसका फ्लोरिंग यहाँ पर है और ये दूसरा प्लांट यहाँ है, ये यहाँ पर है, तो ये पोलन ग्रेस यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गए तो ये पानी के ऊपर की सतह से होगी। अरे वाटर का ऊपर का जो लेवल है, ऊपर की जो तह है, तब इस पॉलिनेशन को ईपी हाइड्रोफिलाई क्या कहा जाएगा? हाइड्रोफिलाई तो है लेकिन इसको ईपी हाइड्रोफिलाई कहा जाएगा। और अगर जे पानी के अंदर से अगर हो तो उसे कहा जाता है हाइपो हाइड्रोफिलाई। ओके, बहुत आसानी से याद रहेगा। हाइड्रोफिलाई पानी के जरिए होने वाले देगी को हम कह रहे हैं, लेकिन अगर पानी के ऊपर ही सतह से ऊपर की तरफ से अगर वो होता है तो हम उसे ईपी हाइड्रोफिलाई कह रहे हैं, और अगर पानी के अंदर से होता है तो उसे अपन हाइपो हाइड्रोफिलाई कह रहे हैं। इसके 2 एग्जाम्पल्स याद रखिए। ईपी हाइड्रोफिलाई का बेस्ट एग्जाम्पल है वेलिसिनेरिया और इसका जो एग्जाम्पल है जोस्टेरा। ये 2 एग्जाम्पल याद रखिए, वेलिसिनेरिया जो है और जोस्टेरा जो है। तो वेलिसिनेरिया में ईपी हाइड्रोफिलाई और इसमें हाइपो हाइड्रोफिलाई। इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखना होगी नीट वगैरह के एतबार से, तो आप उसको पढ़ लीजिए। जैसे अगर ईपी हाइड्रोफिलाई होगा और सिंपल चीज़ है कि जब ये जीरे या ये पोलन ग्रेन पानी के ऊपर से तैरेंगे तो यकीन है उसका वेट पानी से कम होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी का वहाँ मैटर आता है, उसको आप डिटेल में वहाँ देखिए। और अगर ये अंदर से जा रहे तो जाहिर सी बात है पानी से थोड़ा उसका वेट ज़्यादा होगा। तो इस तरह से वो नेक्स्ट चीज़ें हैं अपन उसके जब एडॉप्टेशन है उसके अंदर देखेंगे। लेकिन यहाँ आपको याद रखना है कि अगर पानी के जरिए देगी होती है उससे हाइड्रोफिलाई कहेंगे। इसकी 2 टाइप से है, एक को अपने ईपी हाइड्रोफिलाई कहे, दूसरे को कहे हाइपो हाइड्रोफिलाई। पानी के ऊपर से अगर जीरे या पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे उसकी एग्जाम्पल याद रखिए, अंदर से हो रहे उसके एग्जाम्पल याद रखिए। एक को ईपी कहा जाएगा, एक को हाइपो कहा जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट यानी यहाँ ये गैर हयाती जराये 2 हो गए। उसके बाद में बायोटिक में बहुत इंपॉर्टेंट, उसको पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट कहा जाता है। अशरात के जरिए या कीड़े मकोड़ों के जरिए नियर अबाउट 80% जो पौधे हैं इनमें ये कीड़े मकोड़ों के जरिए या हशरात के जरिए देगी का अमल होता है। स्पेशली इनके जरिए बहुत ज़्यादा देगी होती है। तो यहाँ बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे पौधों में ये इस तरह का अमल होता है। और इससे जैसे इसको एनिमोफिलाई कहा गया, इसको हाइड्रोफिलाई कहा गया, इसको कहा जाता है एंटोमोफिलाई। क्या कहते हैं इसको? एंटोमोफिलाई। याद रखिए, और इम्पोर्टेंट है और बहुत बार इसको पूछा जाता है। एंटोमोफिलाई में बहुत सारे कई एग्जाम्पल्स हैं, यानी कई पौधों के नाम आप लिख सकते हैं। जैसे रोज है, जैस्मीन है और कई ऐसे पौधे हैं जिनमें जो है कीड़े मकोड़ों के जरिए या ये हशरात के जरिए तो देगी का अमल होता है। उसके बाद में पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, परिंदों के जरिए जो देगी होती है। तो परिंदों के जरिए जो देगी हो रही है, तो परिंदों के जरिए देगी हो रही, तो उसे जैसे यहाँ अपन एंटोमोफिलाई कहे वैसा इनको जो है तो इसे कहा जाता है ऑर्निथोफिलाई। क्या कहते हैं इसको? ऑर्निथोफिलाई। याद रखिए।
आसानी से, क्योंकि यही नाम एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। ऑस्ट्रेलियन फ्लावर और बहुत बेस्ट एग्जाम्पल इसकी जो है वो है ब्यूटिया। ये जो ब्यूटिया जो है बहुत बार आप जैसे गर्मियों वगैरह में अगर कहीं सफ़र करते हैं तो आपको एक बात पता होगी कि रोड साइड से रेड कलर के जो फ्लावर्स होते हैं, अक्सर गर्मियों में जो रेड कलर के, उसको पलस ऐसा कहा जाता है हम जुबान में, कुछ लोग पलास उससे कहते हैं। और उसके दो स्पेसीज है, एक में येलो फ्लावर होते हैं, एक में रेड फ्लावर होते हैं स्पेशली। तो ये दोनों में भी जो है ये परिंदों के जरिए देखी होती है। काफ़ी बड़े उसके फ्लावर्स होते हैं और बहुत खूबसूरत होते हैं। तो ये ऑर्निथोफ्लावर बहुत सारे कई इसके एग्जाम्पल्स है जिसमें परिंदों के जरिए देखने का होता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है पॉलिनेशन बाय बैट। ये जो है पॉलिनेशन बाय बैट, खास तौर से इसको याद रखना आपको, जब बैट के जरिए देर की होगी, बैट के जरिए अगर पॉलिनेशन होगा तो यकीनन ये जो फूल है ये फूल कहीं ना कहीं रात के वक्त खिलने वाले होंगे। तो इस बैट के जरिए जो देर की होती है इसको टेरोफिला ऐसा कहा जाता है, याद रखिए। बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स है। इसमें बेस्ट एग्जाम्पल जो इसकी है वो है एगेलिया पिनाटा, इसके स्पीशीज का नाम है ऑफिसिनालिस ऑफिसिनल एगेलिया पिनाटा। बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे जिसे अपन रात रानी कहते हैं। इसमें ये पौधे में खासतौर से बैट के जरिए या चिमगादड़ के जरिए देर का होता है। तो यहाँ आपको स्पेशली गैर हयाती ज़राए कौन से हैं, हयाती ज़राए कौन से हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उसके एग्जाम्पल्स, इन सबको याद रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसकी जो देरगी जो हो रही है, ये देरगी के अमल के लिए, जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि एनिमोफिलाई या पॉलिनेशन बाय विंड, हवा के जरिए जब देरगी होगी तो पौधे में कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे। और वो जो कैरेक्टर्स है वो कैरेक्टर्स किस तरह के होंगे, वो कैरेक्टर्स उसको कैसे फ़ायदा पहुंचाएंगे, उसको कैसे आसानी से देरगी करने के लिए करवाएंगे, तो उन्हें एडॉप्टेशंस कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं, एडॉप्टेशन। तो ये जो एडॉप्टेशंस है, ये एडॉप्टेशंस आपको याद रखना होंगे। और ये जो देरगी के टाइप्स है जैसे एनिमोफिला है, हेड्रोफिला है, एंटिमोफिला है, ऑर्निथोफिला है और चिरिप्टोफिला है, सबको एक साथ याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। पहले आपने अलग अलग इसको पढ़ लेना, बाद में सब में कोई जो चेंजेस है, वो चेंजेस जो तब्दीलियाँ है, वो तब्दीलियाँ वो याद रखें तो बहुत आसान हो जाएगा। एडॉप्टेशंस जो है या इसके तवाफुन जिसे हम कह रहे हैं, ये किस तरह के, खास तौर से फूल में, फ्लावर में कौन से कैरेक्टर्स होंगे, तब जाकर ये इस तरह की देरगी होगी, इस तरह की देरगी में आसानी होगी। जैसे एक एक को अगर हम देखते हैं, एनिमोफिला को अगर देखते हैं, हवा के जरिए देरगी होना है, वो सिंपल चीज़ है। जिस पौधों में देरगी हवा के जरिए होगी तो बहुत आसानी से हम ये कह सकते हैं इसके एडॉप्टेशन में कि जीरे कैसे होना चाहिए, उसका वेट कम होना चाहिए, वेटलेस होना चाहिए, वजन कम होना चाहिए, वरना हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हो पाएगी। तो अगर ये जीरे वेटलेस है, कम वजन है इसका, तो हवा के जरिए दे हुई, ये पहली बात। दूसरी बात, जो जीरे है, पोलन ग्रेन है, उसकी तादाद बहुत होगी, बहुत ज़्यादा तादाद में पैदा होगी, बहुत होगी, वो कसीर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हवा को पता नहीं कि देरगी किस जानिब करना है, किस तरफ करना है, बहुत सारे जीरे वेस्टेज हो गए। तो इसीलिए उन पौधों में जीरे बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर तैयार होंगे। नेक्स्ट हमने इससे पहले देखे थे कि जो जीरे है, ये जीरे का बैरूनी ग्लास है जिसे एग्जैक्ट कहा था, ये ऐसा कांटेदार भी होता है और कुछ में स्मूथ होता है। तो अक्सर इसमें स्मूथ होगा, क्योंकि कांटेदार इसलिए नहीं होगा, स्पाइनी इसलिए नहीं होगा कि अगर वैसा हो तो उसे देरगी के लिए मुश्किल हो जाएगा, यानी वहाँ ऑब्स्टेकल्स आएंगे, रुकावट आएगी। पर स्मूथ है तो आसानी से ये एक जगह से दूसरे को मुंतकिल हो गए, यानी एक तो वेटलेस हो गए, तादाद बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखिए कि ये जो है इसका एग्जाइन स्मूथ होगा। उसके बाद इन पौधों का जो स्टिग्मा है, अलगी जिसे हम कहते हैं, ये स्टिग्मा इस तरह से होगा, इसको फीदर ही कहते हैं, फीदर पंख जिसे हम कहते हैं, फीदर के माने। इससे क्या होगा, जब ये जीरे हवा के जरिए यहाँ से गुजरेंगे तो फौरन इस पर अटैच हो जाएंगे, फौरन इस पर जुड़ जाएंगे और जीरे का मन होगा। तो मतलब ये है कि इसका जो स्टिग्मा है वो कैसा होगा, फीदर ही होगा। ये एक चीज़ आपको याद रखना होगा, मतलब वेटलेस हो गए। दूसरा, तादाद बहुत ज़्यादा होगी, स्टिग्मा कैसे होगा, फीदर ही होगा, याद रहेगा। उसके बाद चलिए अब
कुछ चीज़ें ऐसी इसमें कि वो नहीं हुई है तो भी चलेगा, यानी वो कैरेक्टर्स इसमें नहीं हो तो चलेगा। जैसे हमारे पास फ्लावर या फूल अगर हम कहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हमारे जहन में होती है, हमको पता होती है कि जैसे फ्लावर ब्राइट होना चाहिए, कलर होना चाहिए, फ्लावर में स्मेल होना चाहिए, एक अच्छी उसके अंदर खुशबू होना चाहिए, उसके अंदर बड़े पैमाने पर शहद नेक्टर जिसे अपन कहते हैं वो होना चाहिए। तो जब हवा के जरिए देर की हो रही तो इसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हवा को कोई इसकी ज़रूरत नहीं है कि फूल खूबसूरत हो या फूल किस तरह का हो, उससे कोई लेना नहीं है। हवा जिस रुख चलेगी वो सीधा उस जीरो को लेकर जाएगी और उस फूल के कलके पर मुंतकिल करेगी। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर यानी जहाँ हवा के जरिए देर की होगी, जिसे अपन एनिमोफिलाई कह रहे हैं, उन पौधों में फूलों का खूबसूरत होना लाजमी नहीं है, जरूरी नहीं है। खुशबूदार होना ज़रूरी नहीं है, शहद की मिकदार का ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं कि वो अगर नहीं भी होते हैं तो वहाँ पर जो है तो ये हवा के जरिए देर होगी। तो यहाँ आपने देखे बहुत सारे और कई है, इतने काफ़ी हो जाते हैं, 2 मास से ज़्यादा इसको पूछा नहीं जाता है। एनिमोफिलाई में हमको याद रखना है कि धीरे हवा के जरिए जब देरी होगी तो वेटलेस होंगे, कम वजन के होंगे, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, स्टिग्मा फीदरी होगा। उसके बाद हमने देखी कि उसका बैरिंग ग्लास स्मूथ होगा, फूल खूबसूरत नहीं होंगे, उसमें शहद की मिकदार नहीं होगी। उसके बाद में हमने ये देखे कि वहाँ पर खुशबूदार भी फूल नहीं होंगे। और कई ऐसे कैरेक्टर्स है, फूल बहुत छोटे होते हैं। अगर हम जवार, बाजरा, गेहूँ इनमें देखेंगे तो फूल फ्लावर बहुत छोटे होते हैं। और एक कैरेक्टर इसमें जो एंथर होता है, जीरेदान जिसे कहते हैं, वो जीरेदान जैसे हमने इससे पहले आपको बताया था कि जो जीरेदान है इसके जो ऊपर वाला जो लोब है ये वाला, इसको अपने एंथर या जीरेदान कहा था। और यहाँ पर ये कनेक्टिव है, ये कनेक्टिव से उसका फिलामेंट जुड़ा होता है, यानी उसका डंठल जो है, तो ये इस तरह से जुड़ा होता है कि जैसे यहाँ पर ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, आपने स्केलेटन में पढ़े होंगे इसको, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह इस तरह से जुड़ा होता है और इसमें ऐसे अंतर लोग जुड़े होते हैं। इससे होता ये है कि ये एक तरफ ये इस तरह से अगर जुड़ा है तो ऊपर जो एंथरलोब है, ये एंथरलोब किसी भी डायरेक्शन में जिस तरफ हवा आएगी उस तरफ वो घूमते रहेंगे और जीरो को हवा के साथ जो है तो यहाँ से ले जाने में आसानी हो जाएगी। तो ये जो अंतर है, ये अंतर अगर इस तरह के पाए जाते हैं तो इसको वर्साटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वर्साटाइल। याद रखिए वर्साटाइल। बहुत सारे लोगों की पर्सनैलिटी के लिए कहा जाता है कि वर्साटाइल पर्सनैलिटी, मतलब कई पहलू में, यहाँ कई पहलू नहीं, यहाँ कई डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में जाने वाले ये जीरेदान, इसलिए इसको वर्साटाइल कहा गया। तो ये इसके जो जीरेदान है ये वर्साटाइल हो गए। ऐसे बहुत सारे कई जो मैंने अभी कई बता दिया आपको, आप नोट डाउन कर लीजिए जो जो आपको याद रहेंगे, 4-5 इम्पोर्टेंट इसके एडॉप्टेशन या इसके तवक्कुफ नोट कर लीजिए जो एनिमोफिलाई के। उसके बाद में हाइड्रोफिलाई की तरफ आते हैं। अब बहुत सिंपल चीज़ होगी, अगर एक मालूम है तो बाकी के याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा आपको कि अगर आप इसको कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो याद रखना आसान हो जाएगा। हाइड्रोफिलाई पानी के जरिए जब देरी होगी तो मैंने आपको कहा कि जब अगर एक ही हाइड्रोफिलाई हो रहा है, पानी के ऊपर की सतह से जब जीरे मुंतकिल हो रहे हैं, उसका वजन कम होना चाहिए, पहली बात, और एक हो गया। दूसरा, इसी तरह से सिंपल होना चाहिए, फ्लावर का खुशबूदार होना, उसका खूबसूरत होना, उसके अंदर शहद की मिकदार का ज़्यादा होना, ये चीज़ें कोई ज़्यादा माने नहीं रखेंगी। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो हवा के जरिए देगी की है उससे कुछ चीज़ें अलग है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ ये जो जीरे है, इस जीरे के ऊपर एक हिफाजती गिलाफ होगा जो पानी से जीरो को बचाएगा। या तो म्यूसिलेज होगा या यहाँ पर मोम की परत उसके ऊपर होगी, जिससे क्या होगा कि वो जो जीरे है वो जीरे पानी से क्या होंगे, बच जाएंगे, यानी पानी उसके अंदर नहीं जाएगा। ये अलग से कैरेक्टर, एक अलग से खुसूसियात आपको याद रखना होगी। दूसरी याद रखना होगी, जैसे हमने ये देखे कि यहाँ पर ये जो स्टिग्मा था ये फीदरी था, तो वहाँ का जो स्टिग्मा है वो स्टिकी होगा, बहुत चिकट होगा वो। यहाँ पर कोई स्टिकी सब्सटेंस है और यहाँ पानी के जरिए जीरे अगर यहाँ से जा रहे हो तो फौरन इस पर चिपक जाएगी और देरी का अमल होगा। तो जैसे वहाँ फीदरी था यहाँ पे स्टिकी होगा, जैसे वहाँ पर जीरे वेटलेस थे वैसे यहाँ भी वेटलेस है, लेकिन यहाँ एक म्यूसिलेस या मोम से बनी परत जो है इस जीरो के ऊपर होगी, जो जिससे उसकी पानी की परत होगी। बाकी बहुत सारे कैरेक्टर तकरीबन ये हवा के देगी के जो तवाफु के उसी तरह के होते हैं। तो नेक्स्ट चले जाते हैं हम इधर, जब पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, इसको एंटिमोफिलाई कहा जाता है। तो एंटिमोफिलाई में इससे कुछ हटकर कैरेक्टर्स है। इससे हटकर है मतलब क्या होते हैं, हमको पता है कि जो कीड़े मकोड़े, जो हशरात जिसे हम कह रहे हैं, तो कीड़े मकोड़े जो फूलों पर जाते हैं तो उनका मकसद देरी करना नहीं होता है, वो तो नेचुरल वे में कुदरत ने ऐसी चेन बनाई है
कि अगर कोई वो फ़ायदा उठाता है तो उससे भी वो पौधे कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है। वैसा ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये वहाँ पर उस फूलों से शहद को जमा करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ जो शहद है वो शहद जमा करने के लिए, वहाँ पर जो नेक्टर है उसे जमा करने के लिए कीड़े मकोड़े खास तौर से जो बीज होती है, जो मक्खियाँ होती है, जैसे शहद की मक्खियाँ हैं, ये जो है ये जब उस फूलों की तरफ जाएंगी तो यकीनन वहाँ से वो शहद को जमा करेंगी, साथ ही साथ जीरो को अपने साथ लेगी और दूसरे फूलों पर मुंतकिल करेंगी। यानी हमारा मकसद देगी का जो मकसद है वो मुकम्मल होगा। यहाँ हमको याद रखना है कि जब पॉलिनेशन इंसेक्ट के जरिए होगा, अशराफ के जरिए होगा, इसको अपन एंटोमोफिला कह रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे। क्या कैरेक्टर डिफरेंट होंगे? तो पहली चीज़ ये है कि फूलों का खूबसूरत होना जरूरी है। अगर फ्लावर्स खूबसूरत है तो वो कीड़े मकोड़े आसानी से क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। नेक्स्ट, अगर उसमें खुशबू अच्छी हो आसानी से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। उसमें नेक्टर बहुत ज़्यादा होगा, शहद की मिकदार उसमें ज़्यादा होगी। इसके अलावा बाकी के जो कैरेक्टर्स में ये एक कैरेक्टर आता है, जैसे मैंने यहाँ कहा था कि जब कीड़े मकोड़ों के जरिए या किसी एनिमल्स के जरिए, हैवानात के जरिए देरी होगी और उसके जो जीरे है अगर इसका बैल में गुलाब ऐसे कांटेदार होगा, स्पाइनी होगा या उसमें ऐसे गोशे पाए जाएंगे तो यकीनन वो उस कीड़े मकोड़ों के बॉडी से चिपकने में बहुत आसानी उसको हो जाएगी और रेड की आसानी से हो जाएगी। ये एंटीमोफिला के अंदर पाए जाने वाले कैरेक्टर्स और बाकी के बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स तकरीबन इसी के जैसे कैरेक्टर्स हैं, बराबर है। फूलों का खूबसूरत होना चाहिए, उसमें नेक्टर होना चाहिए, खुशबूदार होना चाहिए, जीरो का कांटेदार होना चाहिए, ओके। लेकिन कुछ कैरेक्टर इसमें डिफरेंट होंगे। जैसे कीड़े मकोड़े के जरिए जेरगी होगी तो वहाँ फ्लावर्स, फूलों का बहुत ज़्यादा बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन परिंदों के जरिए उन पौधों में जेरगी होगी जिसके फ्लावर्स कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, यानी उसकी दशा बड़ी होती है। जैसे ऑस्ट्रेलियन फ्लावर्स है, अपन एक एग्जांपल ब्यूटी की देखिए, प्लस जिसे कहते हैं, इनके फ्लावर्स अगर हम देखेंगे, बेगोनिया है और कई है ऐसे पौधे की जिनके अंदर जो है तो ये परिंदों के जरिए जेरगी होती है और यहाँ उनके जो फ्लावर्स है ये काफ़ी बड़े होते हैं। तो यहाँ बाकी के कैरेक्टर सेम टू सेम इस तरह से, लेकिन जैसे फूलों का बड़ा होना ये इसमें लाजमी है। उसके बाद चले आते हैं पॉलिनेशन बाय बैट। इसी के जैसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हो गए, धीरे कांटेदार हो गए, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स यहाँ डिफरेंट हो गए। जैसे फूलों का खूबसूरत होना यहाँ जरूरी नहीं है। क्यों? कि चिमगाडर का हमको पता है कि चिमगाडर अक्सर रात के वक्त उड़ते रहते हैं और रात के वक्त उसको ब्राइटनेस या उससे कोई लेना नहीं होता है। लेकिन यहाँ अगर फूलों की खुशबू के बारे में अगर हम कहेंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा खुशबूदार तो फूल हो गए, लेकिन यहाँ हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि फूलों का बहुत ज़्यादा खुशबूदार होना। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी किलोमीटर तक, दूर तक, काफ़ी दूरी तक इसकी खुशबू आती है और ये खुशबू की वजह से चिमगाडर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और वो उससे फिर अपने लिए शहद जमा करता है और साथ ही साथ जेरी का अमल होता है। तो यहाँ पर जो है तो ये बाकी के कैरेक्टर उसी तरह से हो गए, ये जीरे कांटेदार हो गए। उसके बाद में हम देखेंगे कि फ्लावर खुशबूदार करें, बहुत ज़्यादा खुशबूदार हो गए, उसमें नेक्टर होगा, ये सब कैरेक्टर्स हो गए। लेकिन एक स्पेशल कैरेक्टर इसमें और भी एक होगा कि खुशबूदार तो ज़्यादा हो गए, लेकिन साथ ही साथ फूल रात के वक्त खिलेंगे। सभी पौधों के फूल रात के वक्त नहीं खुलते हैं, कुछ पौधों के फूल जो है तो रात के वक्त खिलते हैं, बाकी तमाम पौधे हैं मेजॉरिटी में जो है तो जैसे उनके पौधे जो है उनके उनके जो फूल है वो दिन के वक्त खिलते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि गेला पिनाटा रातरानी जिसे कहते हैं, इसके अंदर जो है तो फूल रात के वक्त खिलते हैं और बहुत सारे कई एग्जाम्पल्स इसके है। एडेम्सोनिया एक पौधा है, उसके अंदर भी इस तरह की जेरगी यानी बैट के जरिए जेरगी या परिंदों के जरिए जेरगी का होता है। तो इस तरह से इसे पॉलिनेटिंग एजेंट्स इस हेडिंग के नीचे आपको गैर हयाती जरिए उन्हें क्या कहा जाता है और उसके लिए पौधों में कौन से एडाप्टेशंस है, कौन से तवाफुक है, ये चीज़ों को याद रखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन हम पढ़ने जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले पुराने सिलेबस में यानी पुराने से मुराद अभी जो इससे पहले था वो उसे कट किया गया था, उससे पहले था फिर दोबारा अभी और ये आया है, इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिए। ये एडोप्टेशन अपने एतबार से आप लिख लीजिए, कम से कम 4 एडोप्टेशन हर किसी की लिखी है और जो मैंने आपको बताया है उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स जहाँ जिसके है उसको बराबर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, उसके पहले सिलेबस में जो था मैंने आपको बताया तो उनको
आउटब्रीडिंग डिवाइसेस या उनको कॉन्ट्रीवेंसेस डिवाइस हथियार के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, और कॉन्ट्रीवेंसेस को तदाबीर कहते हैं, प्लानिंग्स कहेंगे। तो यहाँ स्पेशली इस बार तुम्हारे सिलेबस में जो क्रॉस पॉलिनेशन है, पारदर्शी से हम कह रहे हैं, इस क्रॉस पॉलिनेशन के कॉन्ट्रोवर्सेस है सिलेबस। इसके पहले दोनों भी थे, सेल्फ और क्रॉस, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन की इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कुछ क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, कुछ सवाल हमारे सामने आते हैं कि पौधों में जो क्रॉस पॉलिनेशन है, ये क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होता है और पौधों की मेजॉरिटी इस क्रॉस पॉलिनेशन को क्यों अडॉप्ट करती है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो ये है कि पौधों में जब पाए जाने वाले ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, आउटब्रीडिंग बोलो तो एक पौधा दूसरे पौधे यानी पारदर्शी करके दूसरे पौधे के साथ बारहवरी का अमल करे, उसको आउटब्रीडिंग कहा जाता है। और उसके लिए इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस, उसको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कहते हैं। उसके बाद में कॉन्ट्रीवेंसेस मैंने भी कहा आपको, मतलब वो उसके लिए जो तदाबीर है, उसके लिए कौन से कंडीशंस है कि जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। बहुत सारे कंडीशंस है, उसमें से कुछ कंडीशंस जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं लिखता चला जाऊँ और आप उसके एग्जाम्पल पे आपको लिखूँगा, आप याद रखिए। पहला, यूनिसेक्सुअलिटी, ये क्या होता है पहले समझ। जैसे हमने देखे कि ज़्यादातर वर्गीकृत नबातात में एंजियोस्पर्म पौधों में फ्लावर जो है ये बाइसेक्सुअल होता है। इसे बाइसेक्सुअल कहते हैं, इसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं, याद रखिए। अगर किसी फूल में, जो फ्लावर में यहाँ बना, किसी फूल में एंड्रोसियम यानी नर कोट और गायनोसियम यानी मादा कोट अगर दोनों मौजूद है, यानी मेल गैमेटोफाइट यहाँ यानी मेल गैमेट भी तैयार हो रहा है, फीमेल गैमेट तैयार हो रहा है, अगर ऐसा कोई फ्लावर है तो तब उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है, यानी दो जिनसी फूल। यूनिसेक्सुअल के माने एक जिनसी फूल। तो पहला डिवाइस या पहला कॉन्ट्रीवेंसेस ये है कि फूलों का यूनिसेक्सुअल होना। एक चीज़ और यहाँ याद रखिए कि अगर से कोई भी बॉडी हो, इवन एनिमल्स में भी इस तरह से होता है कि अगर कोई एक बॉडी है, सिंगल बॉडी, और इस सिंगल बॉडी में दोनों, जैसे ये मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट तैयार करने वाला डिवाइस है, मेल और ये फीमेल गैमेट तैयार करने वाला डिवाइस है, अगर दोनों भी हो, इससे अपन बाइसेक्सुअल तो कहे, लेकिन ये अगर सिंगल बॉडी में हो तो उस जानदार को मोनोसियस कहा जाता है, याद रखना है इसको। और अगर दो अलग अलग है, मेल गैमेट्स अलग हो रहा है, मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, तो उसको डायोसियस कहा जाता है। ओके, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ये है कि फूल का एक जिन्सी होना। मतलब ये होगा कि किसी फ्लावर में सिर्फ ये एंड्रोसियम पाया जाएगा, किसी फ्लावर में सिर्फ गायनोसियम पाया जाएगा। अगर गायनोसियम है तो उसको फीमेल फ्लावर कहेंगे, अगर सिर्फ एंड्रोसियम है तो उसको मेल फ्लावर कहेंगे। ओके, यहाँ पर पौधे जो है, ये पौधे बिल्कुल डिफरेंट, दो प्लांट अलग अलग होते हैं, मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग। अगर ऐसा हो, जैसे एक मेल प्लांट है यहाँ पर, उसमें मेल फ्लावर्स आ रहे हैं, दूसरा ये फीमेल प्लांट है, उसमें फीमेल फ्लावर आ रहे हैं, तो ये दो प्लांट्स में यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन या खुद भी होगी ही नहीं। यहाँ क्या होगा फिर? सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन होगा, क्योंकि एक प्लांट पर एक ही फ्लावर है, या तो मेल फ्लावर या तो फीमेल फ्लावर। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल पपैया है। पपैया में दो अलग अलग मतलब मेल एंड फीमेल प्लांट्स पाए जाते हैं, और यहाँ ये दोनों अलग अलग होने से यहाँ जो है, यहाँ पर आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पहली बात ये है कि ये क्रॉस पॉलिनेशन होगा, यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही नहीं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स याद आपको रखना है। एक यहाँ पर एग्जाम्पल आपको पपैया एक याद रखना है, मलबेरी को याद रखना है, जैतून जिसे हम कहते हैं,
मेज, लेकिन मेज में एक ही पौधे हैं, जैसे मैंने कहा था आपको कि वो मोनोसियस है और पपैया डायोसियस है। ये दो अलग अलग प्लांट है और यहाँ एक ही प्लांट है। मेज में आपको बताऊँगा ये जो मकई का झाड़ होता है या मेज होता है उसमें इस तरह के प्लांट में यहाँ पर पत्तियाँ होती है और यहाँ पर फीमेल फ्लावर होता है जो मकई का जो बूटा लगता है, और यहाँ इसके ऊपर आखिर में यहाँ पर मेल फ्लावर होते हैं और ये मेल फ्लावर से यहाँ जो है ये धीरे यहाँ पर ड्रॉप आउट होते हैं और इसकी जमीन धीरे धीरे कवर होता है। तो यहाँ पर यूनिसेक्सुअल फ्लावर का होना ये एक तरह का कॉन्ट्रोवर्सी से एग्जाम्पल बहुत सारे मैंने आपको बता दिया। मोनोसिस के एग्जाम्पल मेल याद रखिए, इसके एग्जाम्पल पपैया याद रखिए, ठीक है, मलबेरी याद रखिए। चलिए उसके बाद में दूसरा जो है नेक्स्ट, यानी पहला कॉन्ट्रोवर्सी की यूनिसेक्सुअलिटी, ये दो एग्जाम्पल्स इसके याद रखना, नोट डाउन कर लीजिए इसको कैसे होता है, मैंने आपको डिटेल में बताया। दूसरा इसका एक बेस्ट जो कॉन्ट्रोवर्सीज है उसको कहा जाता है डाइचोगैमी। ओके, जैसे यहाँ यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर है तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, लेकिन अगर सेल्फ पॉलिनेशन होना तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होना तो वो उसका कॉन्ट्रोवर्सीज है, लेकिन अपने सिलेबस में वो नहीं है। डाइचोगैमी जो है, डाइचोगैमी का मतलब क्या है पहले समझ लीजिए। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर्स में मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों एक ही हैं, एंड्रोसियम और गायनोसियम दोनों एक ही, लेकिन एंड्रोसियम में या पोलन ग्रेन या जीरे तैयार हो गए, गायनोसियम में या ओव्यूल्स तैयार हो गए। ओके, अगर ये दोनों का मैच्योरेशन पीरियड अलग अलग हो, जैसे पोलन ग्रेन अगर पहले मैच्योर होते हो या फिर ओव्यूल पहले मैच्योर होते, जैसे यहाँ पर जैसे ये एक फ्लावर है, यहाँ पर पोलन ग्रेन पहले मैच्योर होते, ओव्यूल मैच्योर है नहीं, अगर यहाँ ड्रॉप भी होते हैं तो पॉलिनेशन होगी कुछ फायदा नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मतलब ये है कि डाइचोगैमी का मतलब ये है कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स का अलग अलग वक्त में मैच्योरेशन का पीरियड हो, अलग अलग वक्त में मैच्योरेशन होना चाहिए। तो इसमें अगर ये पोलन ग्रेन या मेल गैमेट अगर ये पहले मैच्योर होता है उसको प्रोटोएंड्री ऐसा कहते हैं, यानी एंड्रोसियम का पहले यानी फर्स्ट बालिग होना या मैच्योर होना, और अगर से गायनोसियम पहले होता है तो उसको प्रोटोगैमी ऐसा वर्ड इस्तेमाल, तो याद रखिए दोनों भी प्रोटोएंड्री एंड प्रोटोगैमी। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, इसमें प्रोटोएंड्री की बेस्ट एग्जांपल जो है वो सनफ्लावर है, और प्रोटोगैमी की जो है बेस्ट एग्जांपल है वो है ग्लोरियोसा। ये दो एग्जांपल है। तो पहले अपने यूनिसेक्सुअलिटी को देखें, तो डाइचोगैमी को देखें, डाइचोगैमी दो, प्रोटोएंड्री और प्रोटोगैमी। उसके बाद तीसरा जो इसका डिवाइस है उसको, इसका जो थर्ड डिवाइस है या थर्ड कॉन्ट्रोवर्सी है उसको प्रीपोटेंसी कहा जाता है। प्रीपोटेंसी के क्या माने हैं, मैंने अभी जैसे आपको कहा था कि यहाँ अगर ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है, ये इसकी कलगी है और ये इसका धीरेदार है, अब क्या हुआ कि ये धीरे यहाँ पे ड्रॉप होते हैं, लेकिन उसी दौरान अगर दूसरा यहाँ फूल है किसी दूसरे पौधे का, यहाँ से ये धीरे अगर यहाँ ड्रॉप होते हैं तो ये दोनों धीरे एक ही वक्त में ड्रॉप होने के बावजूद तो दूसरे फूल के जो धीरे यहाँ ड्रॉप है इसके धीरे के, जैसे अपने मेल गैमेट और फीमेल बनने का हम दौरान देखे थे कि पोलन ट्यूब बनेगा और इसके धीरे मेल एंड फीमेल गैमेट्स का मिलाप होगा, तो पोलन ट्यूब जो बनने का मन होगा ये दूसरे पौधे के धीरे का होगा, इसका नहीं होगा। ऑटोमेटिकली रैपिडली फास्ट इसका होगा, इसका स्लो होगा। जब इसका फास्ट होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ देरगी होने के बाद 12 बजे का मतलब क्रॉस में होगा, इसीलिए इसको क्रॉस पॉलिनेशन का कॉन्ट्रोवर्सी से बताने का आगे से बेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद में नेक्स्ट फोर्थ जो इसका डिवाइस है या कॉन्ट्रोवर्सी है उसको हेटेरोस्टाइली कहा जाता है। ये क्या चीज़ है समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर हमने देखी कि जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो तैयार होते हैं और नर और मादा पत्तियाँ जिसे कार्पेल और सेमेन हमने कहे हैं, तो
इसके जो डंठल है, जैसे ये कार्पेल का डंठल जिसे स्टाइल कहते हैं हमने, और इसका डंठल जिसे फिलामेंट कहते हैं, ये दोनों की जो लंबाई है बहुत मायने रखती है। जैसे मिराबिलिस पौधे में ये इस तरह के इसमें खुद क्या होगा, जब यहाँ जीरे तैयार हो गए इसको आसानी से ड्रॉप हो जाए। लेकिन वही अगर दूसरा कोई पौधा है जैसे इस तरह से, और यहाँ पर ये इसके अंदर यहाँ जीरेदान है, तो यहाँ से यहाँ खुद नहीं जाएगा, पॉसिबल नहीं है, मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो है इसकी लंबाई ये स्टाइल और फिलामेंट की अगर कम ज़्यादा हो तो फिर सिंपल सी बात है, यहाँ जो है यहाँ पार की होगी। इसीलिए ये हेटेरोस्टाइलिंग जो है, तो हेटेरोस्टाइलिंग में बहुत सारे कई एग्जाम्पल्स हैं। जैसे बहुत एग्जाम्पल है, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, उसको प्राइम रोज कहते हैं, प्राइमला उसको कहा जाता है। तो ये प्राइम रोज 5 पांडव वगैरह बहुत सारे नाम उसको अनुमान में गाया था पौधे को। ये प्राइम रोज वाला जो पौधा है इसके अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ हेटेरोस्टाइलिंग की ये बेस्ट एग्जाम्पल आपको मिलेगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो है नंबर 5 जो है उसको हाइपोगैमी। ये क्या चीज़ होती है? अगर हमने कैलाट्रोपिस, उसको आंकड़े का झाड़ कहते हैं, देख सकते हैं जो भी मिल जाता है, उसके फ्लावर का देखोगे तो छोटे से फ्लावर है, लेकिन आप देखोगे बीच में यहाँ पर ऐसे उसका ये जो कलगी है या मेन गैमेटोफाइट है, ऐसे 5 उसका आपको ऐसा दिखाई देगा। और इसके बाजू यहाँ पर ऐसे लीवर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे आपको उसके एंथर्स या गिरिदार दिखाई देंगे, और यहाँ पे कॉलोनियाँ हैं, कॉलोनी तैयार होगी। तो ये जो है ये हाइपोगैमी के अंदर या ऑटोमेटिकली ये दोनों के दरमियान एक ऐसा इस तरह से स्ट्रक्चर बना है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये इसको रोकने का काम करता है। हाइपोगैमी का मतलब क्या है कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, कुछ ऐसी साथ जो उसी फूल के जीरो को उसी फूल के कलगी पर जाने से रोके, तो इसी उस कंडीशन को सारा को कहा जाता है हाइपोगैमी। इसके एग्जाम्पल जो है कैलाट्रोपिक, बेस्ट एग्जाम्पल। उसके बाद में जो कुछ और इसके तदाबीर उसमें एक और बाकी है, इसको सेल्फ स्टेरिलिटी कहा जाता है। लास्ट वाला वर्सिस का, इसको सेल्फ स्टेरिलिटी, खुद बांधपन कहते हैं उर्दू में इसको। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो टोबैको है, ई है। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने कहा, जैसे ये एक फूल है, अगर खुद ब खुद अगर इसके जीरे यहाँ मुंतकिल हो जाए तो ये जीरे उपजने का अमल होता ही नहीं है, खुद ब खुद वो जीरे उपजते नहीं है, वेस्टेज हो जाते हैं, इसलिए इसको खुद बांधपन कहा गया है। तो यहाँ पर अगर दूसरे पौधे के जीरे यहाँ आएंगे तभी उपजने का अमल होगा, वरना उसी पौधे के अंदर जीरे आते हैं वो उपजते नहीं है। इसीलिए इस हालत को, इस कंडीशन को, इस कंट्रोवर्सी को सेल्फ स्टेरिलिटी कहा गया है। तो इस तरह से ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस या कंट्रोवर्सेस, इसके नाम याद रखिए, इसके एग्जाम्पल्स याद रखिए। मुख्तसर में क्या होती है यहाँ पर यूनिसेक्सुअलिटी, एक जिनसी फूलों का होना, डायचोगैमी, नर और मादा कोट का अलग अलग वक्त में बालिग होना। अगर नर कोट पहले बालिग होता है उसको प्रोटोएंट्री कहा जाएगा, मादा कोट पहले बालिग होता है इसको प्रोटोगाइनी कहा जाएगा। प्रीपोटेंसी मैंने आपको कहा कि अगर उसी फूल के जीरे या दूसरे फूल के जीरे दोनों अगर एक वक्त में मुंतकिल होते हैं तो दूसरे फूल के जीरे पहले वो हो जाएंगे, यानी उपजने का अमल होगा, इससे 12 होने का अमल दूसरे फूल के साथ होगा, यानी क्रॉस पॉलिनेशन होगा। हेटेरोस्टाइली में स्टाइल और फिलामेंट की लंबाई का कम ज़्यादा होना, हाइपोगैमी में कोई ऐसा डिवाइस, कोई ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी साख पाई जाना जिससे खुद रेखी को रोका जा सके। सेल्फ स्टेरिलिटी हम उसे कहेंगे तो जहाँ पर उसी फूल के, उसी पौधे के जीरे अगर मुंतकिल होते भी हैं तो वो उपजने का अमल नहीं होगा, यानी खुद ब खुद वेस्टेज हो जाएंगे। इस तरह से ये आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ों को देखा कि पॉलिनेटिंग एजेंट किसे कहते हैं, यानी रेखी के ज़राए किसे कहते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन के या पारजेनिक जो डिवाइसेस है या उससे कॉन्ट्रोवर्सेस जैसे अपनी तदाबीर कह रहे हैं, ये किस तरह के हैं। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद के लेक्चर में खुद रेखी, पारजेनिक के मुख्तसरन फ़ायदे और नुकसान